नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2014 और ये जो प्रश्न पत्र है ये डाइट प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का है। हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। ये जो परीक्षा संपन्न हुई थी वो 15/3/2015 में हुई थी और ये डाइट प्रवक्ता हिंदी का प्रश्न पत्र है कि किस प्रकार से प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं। उन सभी प्रश्नों का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे कि आगे आने वाली परीक्षाओं में हमारा काफ़ी सहयोग होगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। और सही उत्तर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास सन 1952। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी तथा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो नलिन विलोचन शर्मा का है, इससे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। प्रश्न है हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। और सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत और ये 2 भागों में प्रकाशित है। नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका समय है 1929 तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी तथा गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ की रचनाएं की हैं। प्रश्न है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं और सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा। पुरानी हिंदी का जो संबंध है, अगर कहीं भी पुरानी हिंदी से संबंध आए, प्रश्न आए, तो आप गुलेरी जी को बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं कि पुरानी हिंदी ग्रंथ या पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही नाम वहाँ पर आएगा। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था और सही उत्तर है सी, अमीर खुसरो ने लिखी हैं मुकरियाँ। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया। खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सूखने, गजल। प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। बताना है कि जो नाभादास के गुरु हैं जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, उनका नाम क्या है और सही उत्तर है डी, अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1885 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। प्रश्न है सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है और सही उत्तर है बी, अमीर खुसरो। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता अमीर खुसरो हैं। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। अगला प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार हैं कौन है इंद्रावती के रचनाकार और सही उत्तर है डी, इंद्रावती जो रचना है वो नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इस ग्रंथ में कलिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं अनुराग बांसुरी तथा फारसी भाषा में रौज तुल हकाहक
एक रचना है, यह भी नूर मोहम्मद की रचना है। तुलसी गंग दो भय सुकुवन के सरदार, उक्ति के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है भिखारी दास। तुलसी गंग दो भय सुकुवन के सरदार उक्ति के रचनाकार भिखारी दास हैं। इनकी द्वारा रचित अन्य उक्ति है, काव्य की रीत सीखी सुकुविन सो। तो इस प्रकार यह पंक्ति भी भिखारी दास की है। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? और सही उत्तर है बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। बौद्धों की एक शाखा महायान आगे चलकर वज्रयान में परिवर्तित हो गया और यही वज्रयानी सिद्ध कहलाए। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा कहे जाते हैं। इनकी रचना दोहा कोश है। प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन या इस कथन के लेखक हैं, किसने यह कथन कहा है? और सही उत्तर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ज्ञानमार्गी शाखा के निर्गुण कवि प्रतिनिधि कवि हैं ये कबीर। इनकी भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो कबीर की भाषा से भी कई बार प्रश्न आता है कि किस विद्वान ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है सखी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी को कवित्व बखाने। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? और सही उत्तर है ए ब्रजनाथ। कवि प्रशस्ति में लिखा, प्रशस्ति ने प्रशंसा में लिखा गया उक्त सवैया ब्रजनाथ का है। उक्त पंक्ति में रीतिकालीन कवि घनानंद के बारे में कहा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? और सही उत्तर है ए बाह्य भावावेग पर बल। बाह्य भावावेग पर बल स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, जबकि कल्पना व्यवहार का महत्व, व्यक्ति स्वातंत्र पर बल, मानवतावादी दृष्टि, जीवन दृष्टि पर बल स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निराला जी के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? और सही उत्तर है डी कवित्व। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। कवित्व को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जो कवि हैं उनका क्या नाम है? और सही उत्तर है डी जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि हैं। इनका बाल्यकाल का जो नाम था वो झारखंडी था। इनकी द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। दिए गए विकल्पों में कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा जो छायावाद की कवि चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता से भी प्रश्न आए हैं, तो उनसे हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए हैं प्रयोगवाद और नई कविता से, जिनका हम अध्ययन पिछले सत्रों में कर चुके हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है। इस रचना में कौन सी कविता संकलित नहीं है? और सही उत्तर है जन्मदिन की धूप में। जन्मदिन की धूप में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, ये कविता संग्रह है, इसमें संकलित नहीं है। जबकि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा जो शीर्षक से संकलित है, इनका कविता संग्रह उसमें संकलित है। प्रश्न है, शंबुक वध के रचनाकार हैं। शंबुक वध रचना है, उसके रचनाकार बताना है। और सही उत्तर है जगदीश गुप्त। शंबुक वध के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं। जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह है नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबद, युग, छंद सती, आदिम एकांत। जमुन जल तुम एक काव्य है
और इसके रचनाकार कौन है बताना है। और सही उत्तर है डी केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इनके द्वारा रचित काव्य हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। तो ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। प्रश्न है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यह पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है बताना है। और सही उत्तर है डी भवानी प्रसाद मिश्र की यह पंक्तियां हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए और त्रिकाल संध्या। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। और सही उत्तर है बी विजय देव नारायण शाही की रचना है मछली घर। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं साखी, संवाद तुमसे हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधा युग गीत नाट्य और कनुप्रिया नामक काव्य की रचना की है। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है बताना है कि श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास कौन सा है। और सही उत्तर है डी सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। जबकि एक चिथड़ा सुख या निर्मल वर्मा का और उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव तथा तीसरा आदमी कमलेश्वर के उपन्यास हैं। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है बताना है। और सही उत्तर है सी मृदुला गर्ग। तो मिलजुल मन जो उपन्यास है इसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इनकी द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं उनके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब। प्रश्न है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके रचनाकार बताने हैं कौन है। और सही उत्तर है मिश्र बंधु। सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े के बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है कवि देव को। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है बताना है। और सही उत्तर है बी राजेंद्र यादव। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन राजेंद्र यादव का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है बताना है। और सही उत्तर है बी छांदोग्य उपनिषद का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है अनाम दास का पोथा। इस उपन्यास में छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। यह उपन्यास सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में औपनिषदिक युग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कोठरी की बार एक कहानी है। कहानी अद्भुत है और इसके लेखक बताने हैं कौन है। और सही उत्तर है ए अज्ञेय। कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं विपत्तिका, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। तो ये सभी कहानियां सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक बताइए। और सही उत्तर है डी गिरिराज किशोर का यह उपन्यास है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया सन 1999 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इनकी द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लोग सन 1966 ईस्वी, चिड़ियाघर 1968, यात्रा 1971, जुगलबंदी 1973, यथा प्रस्तावित 1982, तीसरी सत्ता 1982, परिशिष्ट 1984 ईस्वी, असलहा 1987 और ढाईगर
1991। तो ये सभी उपन्यास गिरिराज किशोर जी के हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है, और बताना है। और सही उत्तर है सी, 11 वर्ष का समय। यह गुलेरी जी ने कहानी नहीं लिखी। और सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये तीनों कहानियां गुलेरी जी की कहानी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं, इस कहानी के लेखक आचार्य शुक्ल हैं। जबकि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था 1915 ईस्वी। इस कहानी का तो प्रकाशन वर्ष बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहानियों के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है। रसमीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही गलत है। रसमीमांसा आचार्य शुक्ल आएगा। रसमीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है। रसमीमांसा 1949 आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रसमीमांसा शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। शुक्ल जी द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सार। अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छलछिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है, और सही उत्तर है डी, ध्रुव स्वामिनी। यह कथन प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामिनी का है। प्रसाद ने 1933 ईस्वी में ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की। यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है, और सही उत्तर है मुंशी दया नारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति मुंशी दया नारायण निगम हैं, और बाकी सभी क्या है, गलत हैं। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है, और सही उत्तर है बी, मानस की धर्मभूमि। उपयुक्त कथन आचार्य शुक्ल के निबंध मानस की धर्मभूमि का अंश है। श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है आदि शुक्ल जी के अन्य निबंध हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है, और इस निबंध के लेखक का नाम बताइए, और सही उत्तर है बी, विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चितवन की छां, कदम की फूली डाली, तुम चंदन, हम पानी, आंगन का पंक्षी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, और कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनकी द्वारा प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं, प्रिया नीलकंठी, रस आंखें टक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और कामधेनु। अगला प्रश्न है, तीसरी सत्ता एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम क्या है, और सही उत्तर है एक, गिरिराज किशोर का यह उपन्यास है। तीसरा उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनकी द्वारा रचित उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, ढाई घर और पहला गिरमिटिया। जो पहला गिरमिटिया से परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, और सही उत्तर है सी, चौखट। जो उपन्यास है वो कमलेश्वर का नहीं है। यह उपन्यास के रचयिता इस उपन्यास के रचयिता हैं वो द्रोणवीर कोहली हैं। कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी। तो ये सभी रचनाएं हैं कमलेश्वर की हैं, और उपन्यास विधा की रचना है। आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, और सही उत्तर है बी, बाबू विष्णुराव पराडकर आज पत्र के संपादक थे। आज समाचार पत्र के संस्थापक बाबूराव विष्णु पराडकर हैं। यह पत्र सन 1920 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित हुआ। यह एक दैनिक पत्र है। जो आज पत्र आता था ना, अखबार आता था एक, आज उसके संपादक का नाम पूछा गया है, संस्थापक। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है, और सही उत्तर है डी, जीवनी है ये। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है, जिसको सन 1962 ईस्वी में उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी। प्रेमचंद्र की जीवनी से
संबंधित अन्य रचनाएं हैं। शिवरानी देवी लिखती हैं प्रेमचंद्र घर में है, और ये प्रेमचंद्र की पत्नी है। मदन गोपाल लिखते हैं कलम का मजदूर, और यह भी प्रेमचंद्र की ही जीवनी है। प्रश्न है भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे, और सही उत्तर है बी बाबू बालमुकुंद गुप्त। भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाबू बालमुकुंद गुप्त थे। यह पत्रिका सन 1870 ईस्वी में साप्ताहिक कलकत्ता से निकलती थी। रुद्रदत्त इसके सहायक संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह मासिक पत्रिका प्रारंभ में काशी से, बाद में यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? और सही उत्तर है ए गरगज सिंह वर्मा। मतवाला पत्रिका में स्थायी स्तंभ एक चाबुक निकलता था। उस स्तंभ में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। मतवाला कलकत्ता से निकलने वाली एक मासिक पत्रिका है। इसकी संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रश्न है राष्ट्रभाषा संदेश एक पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? और सही उत्तर है ए इलाहाबाद से। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। यह एक मासिक पत्र है और इसके संपादक विभूति मिश्र हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? और सही उत्तर है डी काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग हेतु यानी काव्य हेतु स्वीकार किया है। वे कहते हैं लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगनी, यानी लोक विद्या और प्रकीर्ण क्या है? काव्य के अंग हैं। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और सही उत्तर है आचार्य भट्टनायक। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया है। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनव गुप्त ने कहा है सहृदय का साधारणीकरण होता है। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है डी व्यतिरेक। उपयुक्त पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक अथवा उत्कर्ष का वर्णन किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है मंगल करनी कल मल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है बी हरिगीतिका। उपयुक्त पंक्ति में हरिगीतिका छंद है। हरिगीतिका सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई तथा रोला सममात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मालिनी वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। भूल कहती नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह उक्ति किस आचार्य की है? और सही उत्तर है ए देव। यह पंक्ति देव की है। देव का मूल नाम था वो देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भावविलास, अष्टयाम, देवचरित, रसविलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद। तो ये सभी रचनाएं देव की हैं। मोम सतन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है बी पूर्णोपमा। उपयुक्त पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार है। जहां उपमा के चारों अंग मौजूद हों वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में मोम उपमान और सास रस्य वाचक शब्द हैं और तन उपमेय घुलना समान धर्म है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है बताना है। और सही उत्तर है बी विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विवत्स रस में मांस, रुधिर, धार, पीत यानी मवाद आदि घृणोत्पादक वस्तुओं का वर्णन होता है, जैसे सिर पर बैठे काग, आंख दुख, हाथ निकारत। इस तरह विवत्स यानी घृणा के भाव जहाँ पर हो, जिस स्थान या किसी वस्तु या किसी चीज को देखकर हमारे मन में घृणा के भाव जगे वहां पर विवत्स रस होता है। कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? और सही उत्तर है बी विभावना। जहां कारण के बिना कार्य होने का वर्णन हो वहां पर विभावना अलंकार होता है, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
प्रश्न है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, और सही उत्तर है सी राजशेखर। काव्य मीमांसा जो रचना है उसके रचनाकार राजशेखर हैं, जबकि दंडी ने काव्यादर्श, भामह ने काव्यालंकार तथा रुद्रट ने काव्यालंकार नामक ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न है नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं, और सही उत्तर है सी 5। नाटक में अर्थ प्रकृतियां 5 मानी गई हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्तुरंग न्याय का संस्थापक आचार्य कौन है, और सही उत्तर है बी शंकुक। रस निष्पत्ति में संबंध में चित्तुरंग न्याय के संस्थापक आचार्य शंकुक हैं। इन्होंने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। इनके अनुसार रस की निष्पत्ति नहीं होती बल्कि अनुमिति होती है और उसका अनुमान किया जाता है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, और सही उत्तर है च। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, च है तालव्य ध्वनि, जबकि प, फ, ब, भ, म क्या है, ये सभी ओष्ठ ध्वनियां हैं। मात्रा को क्या कहते हैं, और सही उत्तर है बी समरूप ग्रेफिम। मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफिम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और जिनकी 10 मात्राएं हैं। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, और सही उत्तर है अंकना, अकंठ, अंकन और अर्क। हिंदी कोश में दिए गए शब्दों का क्रम इस प्रकार होगा, तो अंकना यह पहली नंबर पर आएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है, और सही उत्तर है डी उच्चारण की सुविधा। वाराणसी का बनारस रूप में विकास जो उदाहरण है वो क्या है, और सही उत्तर है व्यंजन विप्रपय का। वाराणसी का बनारस रूप में विकास व्यंजन विप्रपय का उदाहरण है। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिया गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, और इसके लेखक कौन थे, और सही उत्तर है बी कामता प्रसाद गुरु। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिया गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, और इसके लेखक थे कामता प्रसाद गुरु। जबकि किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन तथा हरदेव बहारी ने हिंदी भाषा तथा पृथ्वीनाथ पांडेय ने मानक सामान्य हिंदी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। श्र एक संयुक्त व्यंजन है, और इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया है, यानी श्र जो शब्द बना है इसे बताना है कि कौन कौन से वर्ण मिले हैं। तो सही उत्तर है सी स और र। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, 4 हैं जो इस प्रकार है: श और र मिलाकर श्र बना, त और र मिलाकर त्र, क और श मिलाकर छ, ज या मिलाकर ग, यानी इसका निर्माण इस प्रकार से होता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, और सही उत्तर है ए मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा आ, ई और ऊ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, औ और औ। प्लुत स्वर इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, राम, जैसे हमें अधिक समय में यह शब्द को हम बोल पाए। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है, और सही उत्तर है सी ब्राचड़ से। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ शाखा से हुआ है, जो कि पैसाची से लहंदा और पंजाबी तथा सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय की पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, और सही उत्तर है डी अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय की पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। भारतीय आर्य भाषा के 3 कालों में व्यक्त किया गया है, जो निम्न हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, जिसमें वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईसा पूर्व तक, इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 3 भाषाएं आई, इन तीनों का प्रयोग होता था। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक, जिसमें हिंदी, हिंदीतर भाषाएं, जिसमें असमिया, मराठी, गुजराती आदि सभी भाषाएं आती हैं। तो आप भाषा विज्ञान, मेरे भाषा विज्ञान वाले सत्र में जाकर उन वीडियोस को देखकर आप
इन सभी भाषा विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो साहित्य ज्ञान सर्च करके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? और सही उत्तर है सी लल्लू लाल। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल ने किया है। लल्लू लाल द्वारा रचित ग्रंथ हैं सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, प्रेम सागर, माधव विलास और रामचंद्रिका। अधोलिखित में कौन एक है जो घर का पर्यायवाची है बताना है, और सही उत्तर है ए अयन। अयन घर का पर्यायवाची शब्द है। घर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ग्रह, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम इत्यादि। बाकी दिए गए विकल्प क्या है? गलत है। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द है बताना है, और क्या है? अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य है। जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्णीत। बाकी क्या है? गलत है। जल में रहने वाला प्राणी के लिए जो एक शब्द है, सही उत्तर है सी जलचर। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है जलचर है। जल में जन्म लेने वाले को जलज तथा जल को धारण करने वाले के लिए जलधर शब्द का प्रयोग होगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है, और सही उत्तर है बी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द है। जिसमें सब कुछ करने की क्षमता न हो उसके लिए अक्षम, और जो कुछ नहीं चाहता उसके लिए अज्ञता, इसमें सामर्थ्य नहीं है उसके लिए असमर्थ शब्द का प्रयोग होगा। समष्टि का विलोमार्थी यानी समष्टि जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? और सही उत्तर है बी व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होगा, जबकि विशिष्ट का साधारण और अशिष्ट का शिष्ट और अपुष्ट का पुष्टि विलोम होगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों क्यों त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों कहते हैं जैसे हैं उसी रूप में वो हिंदी में प्रयोग हो जाए तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, तथा ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता वे देशज शब्द कहलाते हैं, तथा विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? और सही उत्तर है डी कोयल। कोयल तद्भव शब्द है। अन्य विकल्पों में क्या है? भ्रमर, व्याघ्र, शीर्ष क्या है? ये तत्सम यानी संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम रूप क्या होगा? और सही उत्तर है ए नव्य। नया का तत्सम सव्य नव्य होगा, जबकि नूतन और नवीन नवल तत्सम शब्द हैं, परंतु नया शब्द का संगत तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शब्द युग्म है, और सही उत्तर है डी चुल्ली यानी चूल्हा। हरिद्रा, हरिद्रा यानी हल्दी, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं संस्कृत में। पीठ को पृष्ठ, पलंग को पर्यंग। तो इस प्रकार ये तत्सम शब्दों का प्रयोग है। जल शब्द का पर्यायवाची है बताना है क्या है? और सही उत्तर है ए सलिल। सलिल शब्द जल शब्द का जो पर्यायवाची है वो सलिल है। अन्य पर्याय है तो हुए नीर, अंबु आदि। अनल आंख का है। अमी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, और सही उत्तर है बी वानर। शाखा मृग वानर शब्द का पर्यायवाची है। इसके अन्य क्या है? बंदर, कपि, कपीस, हरि, मृकट और कीस। वाजी शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? और सही उत्तर है अश्व। इनकी अन्य है घोड़ा, घोटक, है तुरंग, रविसुत क्या है? ये सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। केतु का पर्यायवाची क्या है? और सही उत्तर है डी ध्वज। केतु का पर्यायवाची ध्वज है। इसके अन्य पर्यायवाची है झंडा, पताका, निशान, जबकि नाग हाथी का पर्याय है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है वो बताना है, और सही उत्तर है सी यमुना, जानवी, यह अशुद्ध है। यमुना के पर्यायवाची क्या है? कालिंदी, अर्कजा, सूर्य, तनया। शेष विकल्पों में युग पर्यायवाची की दृष्टि से क्या है? सभी शुद्ध हैं। आकाश का पुष्कर, कमल, तामरस, कामदेव, मनोभाव।
वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन शुद्ध शब्द है? और सही उत्तर है डी कवित्री। ये क्या है? कवइत्री होगा। कवित्री शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी क्या है? सभी अशुद्ध हैं। शुद्ध अशुद्ध व्याकरण से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? और सही उत्तर है ज्योत्सना। उज्ज्वल, श्रृंगार और अध्यात्म क्या है? ये सही है। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? और सही उत्तर है ए पुर्तगाल भाषा से, पुर्तगाली भाषा से। अचार शब्द का पुर्तगाली भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। पुर्तगाली भाषा के जन्य शब्द कौन कौन से हैं? काजू, पपीता, आलपिन, अलमारी, गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज, कमरा, बम्बा, बाल्टी, तम्बाकू और तौलिया। तो सभी क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जबकि अफसोस, खामोश, चश्मा, तनख्वाह, सरदार, सरकार, ये सभी क्या है? फारसी भाषा के हैं। मुहावरा, वकील, मुकदमा अरबी भाषा के, और कारतूस, कूपन, रिपोर्टाज ये क्या है? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? धरती, पुस्तक, पेड़, आग। और सही उत्तर है बी पेड़। पेड़ शब्द क्या है? वो देशज शब्द हैं, जबकि धरती, पुस्तक, आग तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता और वे जरूरत के हिसाब से सामान्य जनमानस द्वारा गढ़ लिए जाते हैं, जैसे जूता, लोटा, अटकल, भौंदू। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, और सही उत्तर है सी पौधन वन। तो क्या हो गया? पावन। पावन शब्द का संधि विच्छेद पौधन अन होगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि क्या होती है? जब ए और आई जुड़कर ओ और बड़े ओ में मूल स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से हो जाए। जैसे ए का आय हो जाएगा, ए का आय, और ओ का अव और इसका आव के रूप में परिवर्तन हो जाए से पावक का होगा पौधन अक, यानी पावक। नायक का संधि विच्छेद नैधन अक। निम्नलिखित में किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? और सही उत्तर है सी भरतार। भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि भरपूर, भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा या ठीक। रसोई घर का समास विग्रह है, और सही उत्तर है रसोई के लिए घर। यह कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है? और सही उत्तर है सी अधिकरण कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है, जबकि यह जहाँ किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक, तथा जिस शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो वह संबंधी कारक, जहाँ किसी वस्तु के लगाव का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है, और सही उत्तर है सी पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, जैसे मोहन सेब खाता है। बाकी क्या है? सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? और सही उत्तर है रूढ़, यानी मूल शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। सिर्फ पानी, दोनों शब्दों को अलग करेंगे तो पा और नी, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता। और वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक कहते हैं, तथा शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु यह किसी एक शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? और सही उत्तर है सी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? हस्व दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः अ ई उ स्वर आए, दोनों को मिलाकर बड़ा आ बड़ी, यानी एक स्वर के बाद कोई दूसरा स्वर आए कोई सा भी, तो वो क्या होगा? बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देव आलय, देवालय, लघूर्मी, कविंद्र, कल्पांत, तो सभी क्या है? ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? और सही उत्तर है सी पराधीन। पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। पराधीन का समास विग्रह होगा दूसरे के अधीन। यहाँ संबंध कारक तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है, और सही उत्तर है डी कम आमंदनी।
कम आमदनी में परिमाण बोधक विशेषण हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। हिंदी व्याकरण का ग्रंथ है शब्दानुशासन और इसके रचनाकार बताने हैं कौन है, और सही उत्तर है बी, पतंजलि इसके रचनाकार हैं। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। इनकी बी है, डी गलती से हो गया, किशोरीदास वाजपेयी हैं। इनकी अन्य ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है, वह कौन सा है? ब्रजभाषा का व्याकरण 1943, राजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, जबकि हेमचंद्र शब्दानुशासन तथा पाणिनि ने संस्कृत ग्रंथ से अष्टाध्यायी की रचना की है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। तो आपको याद रखना है, ये गलती से हो गया, सॉरी, तो इस किशोरीदास वाजपेयी को टिक कर लीजिए। तो आज के सत्र में इतना ही। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान सर्च कर आप टेलीग्राम पर भी अध्ययन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए।